आज की कहानी है आहत पौरुष, जो कि आशापूर्ण देवी की कहानी है। तो चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। दुबली पतली और छोटी सी वायनाकार देह, रूखा सूखा चेहरा, तेज नुकीली दाढ़ी मूछ और चमड़े से मड़ा हाड़ पंजर, लेकिन आंखों में सारी दुनिया की पीड़ा और थकान। इस चेहरे को देखकर जवानी जैसे किसी शब्द को इसके नज़दीक नहीं लाया जा सकता, और अगर लाया भी गया तो सिर्फ हंसी ही आएगी। छिछालेदर की इस संभावना के बावजूद उसने कहा था, कोई भी काम जब नहीं मिलता है चाची, तब काम अच्छा है या बुरा, इस बात पर सोचना ही बेईमानी है। नौकरों वाला काम ही करूँगा, गले में पड़ी जनेऊ खोलकर रख दूँगा, और क्या, ब्राह्मण होने की झूठी अकड़ छोड़नी पड़ेगी। जवानी के दिनों भी मैं मामा के भरोसे कब तक बैठा बैठा रोटी तोड़ूँगा। तभी उसके मुँह से जवानी की दुहाई देने वाली बातें सुनकर मैं हंस पड़ी, लेकिन दूसरे ही क्षण इसे बड़ी मुश्किल से दबाते हुए मैंने पूछा, तुम्हारी उम्र कितनी है? उसने जब बताया 25, तो बेसख्ता मेरी हंसी निकल पड़ी। 2 के ऊपर 5, कहीं उसका आंकड़ा उल्टा तो नहीं हो गया? कहीं 5 के ऊपर 2 तो नहीं? सचमुच उसने 25 के बदले अपनी उम्र 52 बताई होती तो मैं यकीन कर लेता, लेकिन मेरी हंसी देखकर वह थोड़ी देर के लिए ठिठक गया, लेकिन मेरे सवालों के पीछे छिपे संकेत को समझकर सिर झुकाकर कहा, खाने को तो 2 दाना नहीं जुट पाता चाची, इसीलिए शरीर की इतनी हालत सख्ता हो गई है। और मामा भी वैसे भी मक्खी चूस। अगर मैं उसकी सगी चाची होती तो उसकी बातों पर अवश्य ही शर्मिंदा होती, लेकिन बात कुछ दूसरी ही थी। अपने गांव जवार का होने के नाते, पड़ोसी होने की सुविधा के चलते, यह दरिद्र ब्राह्मण संतान इस घर के मालिक को शुरू से ही चाचा और मुझे चाची कहता आया है, और तभी से एक नौकरी का जुगाड़ कर देने का विनम्र अनुरोध करता रहता है। उसे तो कुछ ऐसा ही जान पड़ता है कि कलकत्ता महानगर एक वृक्ष कल्प है, और उसमें नौकरी रूपी हजारों लाखों पके और मीठे फल लटके हुए हैं। बस हाथ बढ़ाने की ज़रूरत है, और जो लोग इतनी ढेर सारी किताबें लिखते हैं, उनके लिए किसी छापे खाने में नौकरी का बंदोबस्त करवा देना कौन सी मुश्किल बात है। लेकिन यह काम मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। यह उसकी समझ के परे है, लेकिन किया क्या जा सकता है। किताबें लिख मारने वाले लेखकों की साख और दाग कितनी होती है, इसे लेखक अच्छी तरह समझते हैं। अगर ऐसी कोई मजबूरी न होती तो उसके लिए नौकरी का जुगाड़ कर देता, तो बहुत कुछ मेरे ही हक में होता। अपने गांव जवार की और एक पड़ोसी होने के नाते इस छोकरे के पिछले 1 महीने से यहाँ खेड़ा जमा हुआ है। ऐसा भी नहीं जान पड़ता कि नौकरी न मिले तो वह अपने गांव लौट जाएगा, इसीलिए उसे नौकरी दिलाने की कोशिश में मैंने कोई कोताही नहीं की। लेकिन नौकरी की गुंजाइश भी तो हो कहीं। दुखिया ब्राह्मण घर की औरतों और मर्दों का काम, दूसरों के घरों का खाना पकाना और इसी में संतोष कर लेते हैं। जाने के घर में ही वह पला बढ़ा था। मामा और मामियाँ भी हैं, लेकिन वैसे रसोई घर में क्या पकता रहता है, कभी मुड़कर नहीं देखा होगा उसने। हमारा निताई भी इसी में राजी था, तो फिर तभी तो उसने यह तय किया कि जनेऊ उतार दूंगा, और क्या, कहूँगा कि निचली जाति का लड़का हूँ। जब नौकरी ही करनी है तो इन सारी बातों का रोना गाना कैसा। जवानी तो ऐसे ही बीत चली, और तभी एक नौकरी की खबर मिली। घर की चाकरी ही की थी। टेलीफोन पर एक सहेली की बेटी ने बताया, एक नौकर चाहिए मौसी, मिल जाएगा। नौकरानी नहीं, नौकर। जीना दुभर हो गया है, और कहते कहते उसका गला रुध गया। निताई पास में ही खड़ा था, और मैंने रिसीवर पर जो कुछ कहा वह सब सुन रहा था। मेरे रिसीवर रखने पर उसने छूटते ही कहा, ठीक है चाची, मुझे भेज दीजिए। मैंने आनाकानी की थी। कहा, देख निताई, ऐसा है कि उन्हें एक नौकर की ज़रूरत है। मोटा मोटा काम करना पड़ेगा। वे तुम्हें जूते झाड़ने को कहेंगे, गंदे कपड़े साफ़ करने को। निताई ने गर्दन झुकाकर कहा, सो तो कहेंगे चाची, मैं तो ये सब जानबूझकर ये स्वीकार कर रहा हूँ। देखो बेटे, ऐसा न हो कि अपने मान सम्मान की बात तुम्हें छू जाए और तुम दुखी हो जाओ, समझ गए ना। मैंने देखा कि निताई अपनी बात पर अड़ा है। उसने दृढ़ता से कहा, अरे नहीं चाची, जब स्वीकार कर लिया है तो पीछे क्यों हटने लगा भला। मुझे पता है जूठे बर्तन भी उठाने पड़ेंगे,
जूते चमकाने होंगे, सब करूँगा। दूसरों के गले पड़े रहने से यह काम कहीं कम ही अपमानजनक होगा, है ना? मैं कुछ कह न सकी। क्या कहती भला? अपनी सहेली की बेटी के अनुरोध की रक्षा कर पाने की खुशी के साथ एक आदमी को खामखा बिठाकर खिलाने की दायित्व से मुक्ति भी मिली। अपनी छोटी मोटी पोटली को दो एक कपड़े समेट कर उसने मुझसे वह पर्ची ले ली जिस पर घर का नाम पता लिखा था और काकोलिया की तरफ रवाना हो गया। थोड़ी देर के बाद ही मेरी सहेली की बेटी ने अपनी हंसी खुशी इजहार करते हुए टेलीफोन पर मुझे धन्यवाद दिया। बोली, मैं आपका उपहार कैसे भूल सकती हूँ मौसी, मैं ही जानती हूँ कि मैं कितनी परेशान थी। मैं मन ही मन मुस्कुरा रही थी। दरअसल बड़े लोगों की तकलीफ़ भी कुछ ज़्यादा ही बड़ी होती है। ऐसा न होता तो उसकी गृहस्थी में है ही कितने लोग, सिर्फ 2 जने, खुद और उसका पति, बस कोई बाल बच्चा नहीं। लेकिन सुबह दोपहर शाम तीनों बेला कोई नौकर सामने न दिख पड़े तो आंखों के सामने अंधेरा सा छा जाता है। हालांकि वह चाहे तो रेफ्रिजरेटर के भले के लिए ही सही एक दिन सौदा सुलूफ करके पूरे सप्ताह भर आराम कर सकती है। एक दिन खाना पकाकर 2-3 दिनों तक खा सकती है। खाना थोड़ा गर्म ही तो करना होगा। मैं उसे खाना पकाना सिखा दूंगी चाची। कुछ दिनों के बाद शीला की भारी भरकम आवाज़ टेलीफोन के तार को झनझनाती गूंज पड़ी। आपने तो बहुत बढ़िया आदमी भेज दिया चाची, जरा सा नानुकुर नहीं, बेचारा बक दो झक दो चुपचाप रहता है। वैसे इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ती, इससे पहले वाला तो बड़ा ही शैतान था बास्टर्ड। बीच बीच में शीला का फ़ोन आता रहता है। वैसे एक आधुनिक नारी है, कहना चाहिए ज़रूरत से ज़्यादा आधुनिक, और इस तरह के आधुनिक समाज में वह एक कार बारगी सबसे आगे दिख पड़ने की योग्यता भी रखती है। लेकिन माँ और मौसियों के मामले में उसका कुछ दूसरा ही नज़रिया है। वहाँ शीला का व्यक्तिगत उसे दूसरों से एकदम अलग कर देता था। अपने पिछले नौकर के बारे में उसने जिन जिन विशेषताओं का हवाला दिया, उसे टेलीफोन के इस सिरे पर सुनने वाले मेरे कान एकदम दीप उठते थे। गनीमत यह थी कि ईश्वर की कृपा से मैंने जिस आदमी को उसके पास भेजा था उससे शीला खुश थी। निताई भी कम खुश नहीं था। 2 दिनों बाद ही वह मुझसे मिलने आया था। उसकी देह पर हवाई शर्ट और गाढ़े का पैजामा था। हजामत बनी हुई थी, सफाचट चेहरे का मुस्कान खेल रही थी। आपने तो बहुत ही अच्छी जगह काम दिलवा दिया चाची जी। वे दोनों भी बड़े अच्छे लोग हैं और मैंने तो उन्हें कहा भी नहीं, तो भी उन्होंने खुद ही अपनी इच्छा से ये सारे कपड़े दिए हैं। मैं मन ही मन हंस रही थी। एक तरफ तो कोई छोटी मोटी नौकरी पाने की चिंता में जनेऊ तक उतार कर रख देने को तैयार, और दूसरी तरफ ब्राह्मण का बेटा होने के बावजूद दूसरों के उतारे कपड़े पहनने में लेने में जरा भी शर्म नहीं। ठीक ही कहा गया है, बात के आगे कैसी जात। निताई के स्वर में खुशी झलक रही थी। चाची माँ, क्या बताऊँ, खाना पीना सब एकदम फर्स्ट क्लास है। वे जो खुद खाते हैं वही मुझे भी खिलाते हैं। इसे ही कहते हैं ऊंचा आचार और ऊंचा व्यवहार। मैं भी यही सोचता हूँ कि जिन्हें हम अपने पिता या गुरु की तरह मानते हैं, उनसे भला इतनी दूरी कैसी, जात पात का और छू जाने का इतना विचार क्यों? ऐसे कैसे चलेगा? इतने तो हमारा भी नुकसान है और उनका भी, और वे दोनों खाते भी कितना है। बस दुनिया भर की अच्छी अच्छी चीज़ें लाकर ढेर लगा लेते हैं। ऐसा लगता है कि वे सामान लाते हैं, जमा करते हैं और फिर फेंक देते हैं, या फिर मुझसे कहते हैं, निताई सुन, वह सब कुछ हम नहीं खाएंगे। अगर तुझे खाना है तो खा ले, केक पेस्ट्री और न जाने क्या क्या। मैं तो खुद उन सब के नाम भी नहीं जानता। मुझे उनकी बातें सुनकर हंसी भी आती है और दुख भी होता है। मैं यही सोचती, जिसे ब्राह्मण वंश के होते इतना गर्व था, जो यहाँ तक कह रहा था कि जनेऊ खोलकर रख दूंगा, वही अब बिना किसी हिचक के जूते झाड़ रहा है, जूठा खा रहा है। जाने भी दो, मुझे खामखा के झमेलों में न पड़ना, यही बहुत है। लेकिन फिर भी मेरा जी कुछ उचाट सा रहा। ठीक है, जी लगाकर काम करना, मैंने कहा। बस 2 ही तो प्राणी हैं, जो करना है तुझे ही करना है, बस इसी तरह। निताई ने ठहाके लगाते हुए कहा, आपको कहना ना होगा चाची, भैया और भाभी जी तो कभी भूल कर भी नहीं देखते। जो करता हूँ मैं ही करता हूँ, मुझे संतोष हुआ। उधर शीला का सुशीला संवाद सुनने को मिलता रहता।
मैं तो आपको दोनों बेला प्रणाम करती रहती हूँ मौसी। काम करने का सलीका हो तो ऐसा। मुझे तो अपनी गृहस्थी की तरफ नज़र उठाकर देखने की ज़रूरत तक नहीं पड़ती। निताई ही सौदा सुलूप ले आता है, बाजार जाता है, आज खाने में क्या बनेगा सब उसी के जिम्मे रहता है। मैं यही सोचती रही कि चलो कहीं तो कोई फ़र्क पड़ा। लोगों के लिए नौकर या रसोई जुटा देना अथवा किसी के ब्याह के लिए कहीं कोई जुगाड़ भिड़ा देना तो आए दिन लगा ही रहता है। लेकिन अब तक कहीं किसी से धन्यवाद नसीब नहीं हुआ था। शिकायतें और उलाहने ही मिलते रहे। अब तक उपहार में निताई की सादगी और उसकी मजबूरी और थोड़े में ही खुश हो जाने की तैयारी में मेरी इज्जत रख ली है। निताई तो ऐसा ही था, लेकिन ऐसा रह नहीं पाया और मैं उसी बात पर आती हूँ। आज दोपहर को जब मैं खा पी कर हाथ में कहानी की एक किताब लेकर पढ़ रही थी और लगा कि नींद आ रही थी, अचानक मैंने देखा कि निताई अपने हाथ में अपनी वह पुरानी पोटली लेकर मेरे सामने आ खड़ा हुआ है। क्या बात है निताई, कैसे हो? मैंने पूछा। निताई की भोली भाली सूरत और सहमी सहमी आंखों में जैसे चिंगारियां फूट रही थी। सिर झुकाकर खड़ा रहने और अंगूठे से जमीन कुदेड़ने वाले चिरपरिचित मुद्रा से अलग थलग जान पड़ने वाला निताई आज एकदम सीधा खड़ा रहा। क्या हुआ? सारे कपड़े लत्ते लेकर चले क्यों आए? मैं अब वहाँ काम नहीं करूँगा, उसने साफ साफ बता दिया। मैं हैरान। ऐसा जान पड़ा कि सरगम में बंधे सितार का एक तार अचानक झंझनाकर टूट गया और सारे स्वर बिखर गए। दोनों ही पक्ष के मन में परस्पर भरोसा और एक दूसरे के लिए इतना आभार। फिर ये अचानक क्या हुआ? मैंने उससे जानना चाहा, पर निताई चुप रहा। ऐसा जान पड़ा कि वह किसी कारणवश अपमानित हुआ है। नौकर चाकर की जाति ऐसी होती है। 1000 बार अच्छा काम करो, बढ़िया स्वभाव बनाए रखो, लेकिन जरा सा गांठ पड़ गई कि नौकरी से जवाब। निताई कोई भूखा तो नहीं मर रहा था, लेकिन उसकी ऊबड़ खाबड़ हाड़ पंजर की खाल जरूर भर रही थी। मैं अपनी झुलूल को रोक न पाई। मैंने फिर पूछा, आखिर क्या हुआ? बगझक, यह तो तुम्हें पता होना चाहिए बेटे कि अगर गलती करोगे तो झाड़ पड़नी ही पड़नी है। आखिर कौन है जो सब सहता जाएगा? आखिर तुम्हारे कोई सुरखाप का पर नहीं जड़ा। अभी तो उस दिन तुम बता रहे कि सब कुछ बहुत शानदार है और अचानक कोई बात हो गई हो तो? नहीं चाची, निताई इस बार अपनी जुबान खोले बिना नहीं रह सका। उनकी बातचीत का ढंग तो बहुत ही अच्छा है। तो फिर क्या? काम बहुत ज़्यादा था। घर गृहस्थी का काम ही कहीं नाप तो जोक के तो होता ही नहीं। एक दिन कुछ कम होता है तो दूसरे दिन ज़्यादा भी हो जाता है। निताई ने मुझे बीच में ही रोकते हुए कहा, बात यह नहीं कि चाची काम कोई ज़्यादा नहीं था। आपके आशीर्वाद से निताई इस कमज़ोर शरीर से भी घोड़े जैसी दौड़ सकता है। मैं हैरान थी। तो फिर काम छोड़ने के पीछे क्या बात थी? मैंने पूछा। सिर झुकाए निताई के चेहरे की मांसपेशियां एक बार फिर उभर आई। उसकी आवाज़ जैसे खनक रही थी। वहाँ मेरी मान मर्यादा को खतरा था। मान मर्यादा? मैं उसकी बात सुनकर संकेत में आ गई। कोई बकझक नहीं तो फिर मान मर्यादा जैसी वह कौन सी चीज़ थी जिसकी उंगली पकड़कर निताई भाग खड़ा हुआ? मैंने उसकी बात को दोहराते हुए कहा, तुम ही तो कह रहे हो कि ऐसी कोई बकझक या झपट नहीं हुई, तो आखिर वह कौन सी हवाई चिड़िया थी जिसके पंखों पर तुम्हारा सारा मान सम्मान सवार होकर उड़ गया फुर से? निताई फिर अपनी जानी पहचानी मुद्रा में लौट गया। उसने सिर झुकाए झुकाए ही कहा, मैं आपको नहीं बता सकता चाची। नहीं बता सकता? यह भला क्या बात हुई? मैं अपनी सहेली की बेटी शीला को जानती थी। यह ठीक है कि वह थोड़ी शौक है, जरा घमंडी भी है, लेकिन खैर मैंने भी कुछ तय कर लिया था। मैंने उससे पूछा, देख निताई, बिना बताए तो बात बनेगी नहीं। अगर तुम किसी से सिर बेवजह कोई दोष मढ़ दो और काम छोड़ दो तो मैं शीला को क्या जवाब दूंगी? मुझे तो अभी तुरंत उससे पूछना पड़ेगा कि आखिर क्या बात हुई। निताई ने अपनी गर्दन को सिकोड़ते सिकोड़ते जवाब दिया, कह दीजिएगा। अचानक अपनी नानी के गुजर जाने की खबर पाकर वह गांव चला गया। वाह, यह बात तो तुम ही उन्हें बताकर आ सकते थे। इनमें न बताने जैसी कोई दबी छिपी बात तो है नहीं। तो फिर आपके जी में जो आए वही कह दीजिएगा। मुझे बड़ा गुस्सा आ गया। मुझे सारी बातें मंजूर है, पर यह बहानेबाजी जरा भी पसंद नहीं। मैंने उसे धमकाते हुए कहा,
ये सब बेकार की बातें हैं। तुम्हारा लंबा चौड़ा और बेशकीमती मान सम्मान आखिर किस बात से धूल में मिल गया, यह तुम्हें बताना ही होगा। निताई ने एक बार फिर आनाकानी की। ऐसा जान पड़ा कि उसके स्याह पड़ गए। दोनों कमज़ोर होठ एक बार फिर कांपे। उसकी आवाज़ सहमी हुई थी। वे दोनों बहुत ही अच्छे हैं चाची, बहुत ही अच्छे, लेकिन वे मुझे आदमी नहीं समझते शायद। मैं भले ही गरीब हूँ, अनाथ और मूर्ख हूँ, लेकिन कोई बच्चा तो नहीं। आखिर 25 साल का जवान आदमी हूँ। वे दोनों औरत मर्द सारा खेल मेरे सामने ही। कुछ बताने के पहले ही उसके होठ चुप हो गए। ऐसा लगा कि उसकी आवाज़ चूक गई। मैं भी खामोश रह गई, कहना चाहिए कि स्तंभ रह गई। इस बीमार और कमज़ोर से लगने वाली छोटी सी बौनी आकृति से मैं आंख न मिला पाई। सारा कुछ बड़ा ही अजूबा और अनोखा जान पड़ा, अविश्वसनीय भी। लेकिन तो भी मुझे यह जान पड़ा कि उसने कोई जख्म जरूर खाया है। एक ब्राह्मण की संतान होते हुए भी वो नौकर का काम कर सकता है, जूठा खाना खा सकता है, दूसरे के उतारे पुराने कपड़े पहन सकता है। इसमें उसकी कोई मान हानि नहीं होती। उसकी मर्यादा तो तब भंग होती है जब उसकी जवानी की अनदेखी और अवहेलना की जाती है। अपने को एक जवान आदमी के रूप में प्रस्तुत कर पाने की निताई की कोशिश पर आज मेरी हंसी नहीं छूटी और मैं उसके आहत पौरुष की तरफ आंख उठाकर देख न पाई। मुझे ऐसा जान पड़ा कि स्याह आंसू चुचुहा रहे हैं, उसकी आंखों में सुलगते हैं खौलते आंसू। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी ये कहानी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।